तो ये बताना चाह रहा हूं कि एक नदी बनने के लिए कई ट्रिब्यूटरीज होते, कई छोटे छोटे नदियां उस बड़ी नदी से मिलकर बनते, और कई छोटी छोटी नदियां जाके उस बड़ी नदी में मिल जाते हैं। तो जिस तरह एक घर के लिए अगर हम घर का लफ्ज इस्तेमाल करें तो उसमें कई चीजें आ जाती, एक पेन का नाम लिए तो इसमें कई चीजें मिलके एक पेन बनता। तो इसी तरह एक बड़ी नदी जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, वो रिवर गोदावरी है। उस बड़ी नदी को भी उतना बड़ा बनने के लिए कई सारी ट्रिब्यूटरीज रहते, और उसमें आके कई ट्रिब्यूटरीज बन जाते। तो ये बात क्लियर रखिए कि जो बड़ी नदी के जो छोटी नदियां बनते उसको ट्रिब्यूटरी बोलते। जैसा कि यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तो ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, तो गोदावरी रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसका हम लोग पढ़ेंगे आज। तो एक और चीज ये है कि ट्रिब्यूटरी जिसको बोलते हैं आप, एक लेफ्ट साइड रहता, एक तो मेन गोदावरी रहता जो जो फ्लो होता, जो बहते रहता। तो उसके लेफ्ट साइड में जो ट्रिब्यूटरी, मतलब उसके जो बाएं तरफ निकल के एक छोटी नदी बनती उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते। और जो राइट साइड जाके ट्रिब्यूटरी बनता या वहां से ट्रिब्यूटरी बन के गोदावरी नदी में उसका पानी बहता, उसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। सो ये बात क्लियर रखिए। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये भी पढ़ना जरूरी है क्या कि ट्रिब्यूटरीज क्या है उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है? तो उसका जवाब ये है, बिल्कुल। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, चाहे आप ग्रुप 4 की तैयारी करो, ग्रुप 3 की करो, या ग्रुप 2 की करो, या जनरल स्टडीज से रिलेटेड जेएल की तैयारी करें पेपर 1 की, तो ये सवाल आ सकता है कि फलां ट्रिब्यूटरी कहाँ है, या फलां ट्रिब्यूटरी पे कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा। तो आपको कितना किस हद तक मालूमात रखना जरूरी है? इस हद तक आपके पास मालूमात रहना जरूरी है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ बनती या कहाँ पर है, उस पे कोई प्रोजेक्ट है क्या। ये बेसिक मालूमात आपको, मतलब प्रोजेक्ट मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट, आबपाशी, पानी को जखीरा करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जाता उसको आबपाशी प्रोजेक्ट बोलते। तो वो कोई प्रोजेक्ट है क्या, या कोई वहां पर हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसे बास ट्रिब्यूटरीज है जहां पर वाटरफॉल्स बनते, वो है क्या। इतना मालूमात आपको रखना जरूरी है, और उसी मालूमात को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि बिट बैंक की शक्ल में जो आपने एमसीक्यूज, छोटे छोटे जो सवाल रहते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें ज्यादा सवाल आ सकते, क्योंकि ज्योग्राफी के 10 मार्क्स आने वाले हैं। 10 से 15 सवाल आ सकते ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 में। तो याद रखिए, इसके लिए जरूरी है हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ना। तो जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, वो मंजीरा है। ठीक है, मंजीरा। तो ये फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी इन तेलंगाना। तो हम गोदावरी नदी तो वैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और वैसे तो बहती वो रिवर गोदावरी महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना में आती, तेलंगाना से होते हुए आंध्रा में जाके फिर वो एक जो बे ऑफ बंगाल है, खलीज बंगाल, उसमें जाके मिल जाती। यानी इतना सारा नदी का पानी जो है समंदर में जाके बह जाता, यहाँ से पूरा 3 स्टेट से बह के आखिर में जाके बे ऑफ बंगाल में, जो आंध्र प्रदेश का जो लगता समंदरी जो समंदर लगता वो बे ऑफ बंगाल है, तो उसमें जाके मिल जाता। ठीक है। तो मंजीरा जो है, आप बस इतना याद रखिए कि ये कहाँ पर है, जो जो ट्रिब्यूटरी है, और वहां पर वो कितनी लंबी मसाफत तय करती वो नदी। और कुछ अगर मशहूर प्लेस है वहां पर, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और उसकी कोई कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है क्या, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो मंजीरा नॉन पेरेनियल रिवर, जो कि साल भर नहीं बहती नदी वो, जैसा जैसा पानी का बहाव रहता उस हिसाब से बहता, कभी कभी खुश्क भी रहता। ठीक है। मंजीरा रिवर इज कॉल्ड मंजरा, महाराष्ट्र में उसको इस नाम से बुलाते। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है,
इट पासेस थ्रू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरती है और कर्नाटक से भी गुजरती है, एंड एंटर्स तेलंगाना नियर नारायण खेड़ इन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप तेलंगाना का मैप देखेंगे तो ये जो नारायण खेड़ है, ये नारायण खेड़ आता संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, पहले ये मेदक में था, तो वहां पर ये एंटर होता तेलंगाना में। फिर ये अब संगारेड्डी है, और ये तो अब बना डिस्ट्रिक्ट नया, इससे पहले वो मेदक था। तो फ्लोज थ्रू मेदक डिस्ट्रिक्ट एंड निजाम सागर प्रोजेक्ट इन कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स का हम पढ़े अभी कि मंजीरा नदी वैसे तो महाराष्ट्र में उसका मबदा है, मतलब जहां से वो शुरू होता, फिर उसके बाद वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी जाता। उसके बाद ये कर्नाटक मतलब समझ जाइए जो तेलंगाना का जो बॉर्डर कर्नाटक है, तो नारायण खेड़ में एंटर होता, फिर वहां से ये मेदक डिस्ट्रिक्ट में जाता, फिर वहां से कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जाता, फिर उसके बाद ये कामारेड्डी से निजामाबाद, तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पास होता, गुजरता। तो इससे क्या होता कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्शन भी मालूम होता। ये कनेक्शन मालूम करना जरूरी है। ज्योग्राफी इज इंटरलिंकिंग द डिस्ट्रिक्ट्स के कौन सी नदी ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के रखती। तो ये सारी चीजें आपको मालूम रखना जरूरी है। तो इट कट अक्रॉस निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड फॉल्स इनटू गोदावरी एट कंदाकुर्ती। तो कंदाकुर्ती में जो गोदावरी है वहां जाके मिलता है। कहाँ से होता है ये? वैसे तो ये महाराष्ट्र से आता, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र से होते हुए नारायण खेड़ में आता, वहां से मेदक, मेदक से जो है कामारेड्डी, कामारेड्डी से निजामाबाद, और निजामाबाद में जो गोदावरी नदी है वहां पर जाके मिल जाता। तो इसको त्रिवेणी संगमम बोलते हैं, यानी मंजीरा, गोदावरी, हरिद्रा, 3 नदियां जिस जगह पे मिलते उसको संस्कृत में त्रिवेणी संगमम बोलते। त्रिवेणी संगमम, जहां 3 नदियां आपस में एक जगह पर मिलते। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स का कनेक्शन याद रखिए। फिर इसी तरह मंजीरा रिवर के भी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, बहुत सारी छोटी छोटी है, जो आप इसको बस ऐसे ही याद रखिए, काकी वागू, नल्ला वागू, हल्दी, लेंडी, करंगा, तिरना, जरूरी नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए बस। और अब क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मंजीरा रिवर पे, जैसा मैं अभी बताया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो कहाँ पर रहता, फिर वो कहाँ से गुजरती वो भी पढ़ेंगे हम, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। तो मंजीरा रिवर पे जो प्रोजेक्ट है वो निजाम सागर प्रोजेक्ट और सिंगुरु प्रोजेक्ट, 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, निजाम सागर और सिंगुरु प्रोजेक्ट। और जो द मेन रिसोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ संगारेड्डी एंड मेदक। तो ये क्या है कि जो जो ये मंजीरा नदी है, ये मंजीरा नदी संगारेड्डी और मेदक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो पानी की जो फराहमी होती है, पीने के पानी की, उसका सबसे अहम तरीन जरिया है ये मंजीरा रिवर। ठीक है। और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है मंजीरा बेसिन पे। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किसको बोलते? क्या कोई चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आपको मालूम रहना जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई बता दिए तो अच्छा है। तो 2 प्रोजेक्ट्स मंजीरा रिवर पे बनाए गए हैं। वो 2 प्रोजेक्ट्स क्या हैं, एक बार हम लोग पढ़ लेंगे इसको। एक है निजाम सागर प्रोजेक्ट, ये वाला, तो थोड़ा जूम कर देता हूँ जी। तो आयशा तरन्नुम ये बता रहे हैं कि फॉरेस्ट एनिमल के पार्क को बोलते हैं। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब ही जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बसेरे को बोलते हैं। बसेरा, जहां पर वो वो 2 रहते, एक तो खुद बस जाने को बोलते, दूसरा जो है
जहां हुकूमत को लगता कि उन वाइल्ड एनिमल्स के लिए सबसे बेहतरीन माहौल उस जगह पर मिल सकता, तो उसको एक सैंक्चुरी बना दिए। तो जहां पर नदी रहती, जहां पर फॉरेस्ट बनता, जहां पर एक जो फ्लोरा और फौना बनता, वहां पर उसी जगह पे, जैसा आप बायोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक शेर को लाके शहर के बीचों बीच नहीं रख सकते, आप उसको एक माहौल बनाना पड़ता। जैसा आप जू में भी जाएंगे तो आपको लगता कि एक टाइगर रहता है तो उसके हिसाब से पूरा सेटअप रहता कि उसको चढ़ने के लिए होना प्लेस, उसको पानी पीने के लिए एक छोटे से तालाब के वैसा बनाते, सारी चीजें बनाते। तो सैंक्चुरी भी वही रहता कि बसेरा उनके लिए एक बेहतरीन साजगार माहौल खाने पीने के लिए। अगर आप शेर को लाके अपने हिसाब से पालेंगे तो मर जाता हूं थोड़े दिन में। उसको उसको उसका सैंक्चुरी होना पड़ता जी। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में प्लांट्स को नहीं बचाते, उसका मेन मकसद रहता वाइल्ड लाइफ को बचाना है, ठीक है। तो निजाम सागर प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस मंजीरा रिवर, मंजीरा रिवर पे ही निजाम सागर प्रोजेक्ट बना है। और ये सबसे अहम इंफॉर्मेशन है कि इसको बनाने वाले निजाम हफ्तुम मीर उस्मान अली खान है, ठीक है। कब बनाए थे ये? 1923 और 1931 के दरमियान, आज से 100 साल पहले इसकी तामीर शुरू हुई थी। आज 2023 है, इट मींस के 100 साल पहले जिस जिस प्रोजेक्ट की तामीर हुई गोदावरी के एक ट्रिब्यूटरी पे, उसका नाम क्या है, ऐसा भी सवाल आ सकता। या टाइम बता के बोल सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो 1923 में शुरू किया गया, तो निजाम सागर प्रोजेक्ट, इसीलिए उसको निजाम अपने नाम से मंसूब करें, निजाम सागर प्रोजेक्ट। तो ये खास बात यह है कि उस दौर में पुराने शहर को पानी को सप्लाई कर, मतलब उस वक्त जो हैदराबाद था, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू हैदराबाद सिटी। हैदराबाद सिटी में पीने का पानी फराहम करने के मकसद से यह प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसका नाम है निजाम सागर प्रोजेक्ट। और अब सवाल करूं अगर मैं आपसे कि अभी हैदराबाद को पानी कहां से आता, तो यहां से तो जरूर आता, लेकिन साथ में कृष्णा वाटर हैदराबाद को सप्लाई होता। जो हैदराबाद में जितने भी लोग पानी पीते वो आता शायद नागार्जुन सागर से। और आप खुश नसीब हैं कि हैदराबाद में बैठ के पानी पीने वाला अल्लाह उसका इंतजाम 170 किलोमीटर दूरी से आपके पास जो एक खतरा पानी आ रहा वो 170 किलोमीटर दूर की मसाफत तय करके गवर्नमेंट आप तक पानी पहुंचा रही। तो ये बात आपको याद रखना जरूरी है। इसी तरह एक दूसरा प्रोजेक्ट जो रिवर गोदावरी के ट्रिब्यूटरी मंजीरा पे बनाया गया वो सिंगूर प्रोजेक्ट है। और वो ये कहाँ पर है? ये इसका पूरा नाम मोगिली गुंडला बागारेड्डी सिंगूर प्रोजेक्ट है। और ये कहां पर है? संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। कौन से विलेज में? सिंगूर विलेज। सिंगूर विलेज, पुलकाल मंडल, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। इसका प्राइमरी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। तो जैसा जैसा शहर बढ़ता उसकी जरूरतें भी बढ़ती, तो उन जरूरतों के तहत प्रोजेक्ट्स भी बनाते और उन प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी की फराहमी भी होती। अब उसके बाद ये तो मंजीरा रिवर है, अब प्राणहिता रिवर, ठीक है। मंजीरा रिवर क्या है? अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मंजीरा रिवर क्या है? फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, पहली जैली नदी है। लेकिन प्राणहिता रिवर क्या है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। वो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इज मंजीरा एंड प्राणहिता इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। सवाल ऐसा भी आ सकता कि व्हाट इज द नेम द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी, ठीक है, उसका नाम क्या है ये बताओ बोल के भी सवाल आ सकता। तो इसका ड्रेनेज एरिया, जो गोदावरी का जो जितना बहाव है उसका 34.87% ये प्राणहिता रिवर पे है। इसके अलग अलग नाम भी है, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, इस तरह से अलग अलग नाम है। और
ये क्या होता है, ये बहता गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये अपना, अगर आप कर्नाटक, आप एक एस्पिरेंट है, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमारे को ये भी मालूम रहना कि तेलंगाना का बॉर्डर क्या है और तेलंगाना के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स क्या है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र मतलब तेलंगाना की भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स और महाराष्ट्र के भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, जब बॉर्डर लगता, ताकि आपको मालूम होता कि कोई नदी बहती क्या, रिवर डिस्प्यूट्स होते, पानी के ऊपर लड़ाई झगड़े होते, उस उन डिस्प्यूट को समझने में भी काफी मदद मिलती है आपको। तो बॉर्डर्स आपको मालूम रहना जरूरी रहता। तो प्राणहिता रिवर फैसिलिटेट्स इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब आप एक बात याद रखिए, इनलैंड, तो सॉरी एक चीज है कि ये कहां पर आता है, ये वैसे तो ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से आता। मैं आपको एक बात बताया था कि एक बड़ी नदी से निकल के छोटी छोटी नदियां बनती और एक छोटी नदी कहीं और बन जाती, वो आके बड़ी नदी में मिलती। तो ये वो किस्सा है कि ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में निकलता, खुद बनता वहां पर, वो आके जो है तेलंगाना में जो तम्मिड़ी हट्टी है, कोमरम भीम, आसिफाबाद, ये भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अपना तेलंगाना का। नॉर्थ तेलंगाना ऊपर है, तेलंगाना के मैप में आप देखेंगे तो आसिफाबाद दिखता है आपको, तो ये वहां पर है। तो ये प्राणहिता रिवर है ये। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करता है ये, कहां पर, गढ़चिरौली और कालेश्वरम के बीच में। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब, जैसा हम रेलवे से सफर करते, बस के जरिए सफर करते, तो इसी तरह एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो है पानी के जरिए से। तो इनलैंड मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक नदी रहती, उस पे आप कश्ती में बैठो, इधर बैठो उधर चले जाते। इसका इसके दो फायदे रहते हैं। एक फायदा ये है कि जो पेट्रोल का पोल्यूशन होता वो खत्म हो जाता, क्योंकि इस पे जो है डीजल या फिर इलेक्ट्रिक बोट्स भी रहते, तो उसके जरिए फायदा हो जाता। दूसरा फायदा ये होता कि जो प्रेशर हमारे रेलवेज पे है, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग सफर करते, जो प्रेशर रोड्स पे पड़ता, वो प्रेशर इनलैंड वाटर फैसिलिटीज से कम हो जाता। तो आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो आपका नजरिया ये रहता कि चलो भाई, अगर लोग पानी के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं, तो इसका एक फायदा ये है कि ट्रैफिक कम होती, लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करते। तो आपका नजरिया ऐसा रहना चाहिए। नोट करने के लिए हम आपको पीडीएफ फराहम कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि मेरे एक टाइम का एक इश्यू रहता, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कवर करना मकसद रहता। तो प्राणहिता रिवर फ्लोस, फ्लोस मतलब बहता थ्रू कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, ये दू आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट, मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट और जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट, यहां से ये तीनों डिस्ट्रिक्ट से आपका प्राणहिता रिवर बहता। और ये 113 किलोमीटर का है, तेलंगाना महाराष्ट्र स्टेट्स को ये कवर करता, ठीक है। और ये कालेश्वरम में जाके जो है एंटर होता है। ये जो प्राणहिता रिवर है, ये आता कहां पर, मैं बोला आपको, ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकलता और ये आसिफाबाद, मंचिरियाल, जयशंकर, भूपालपल्ली तक आता। और वहां आने के बाद जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जहां पर गोदावरी नदी है, वहां आके मिल जाता, वहीं पे कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, ठीक है। और एक चीज ये है कि द बेसिन ऑफ प्राणहिता रिवर, जो बेसिन रहता ना, बेसिन जिसको बोलते हैं आप, रिवर बेसिन, जो जो तरी, एक नदी रहती, उसकी तरी का जो इलाका रहता, जहां पर वो उस नदी के जरिए से जो जो फसलें, जो जमीनें, जो जमीनों को फायदा पहुंचता, और जो जो उसकी जो उसका जो फायदा रहता, जिस जिस जमीन के जिस जिस जमीन के इहाते को कवर करता, वो टोटल मिला के 1,09,078 स्क्वायर किलोमीटर से, इतना बड़ा इसका बेसिन है ये, ठीक है। अब क्या है, एक चीज, ओके, नो प्रॉब्लम।
आपको अगर चाहिए तो वो पीडीएफ जो मैं ग्रुप में शेयर किया था, वो पीडीएफ जो है आप उसको भी देख सकते साथ में। और प्राणहिता रिवर जो है हब ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी विथ थिक फॉरेस्ट। थिक फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? कि एक ऐसा इलाका जहां पर घने जंगलात है। थिक फॉरेस्ट का लफ्जी तर्जमा करूं तो बोलते घने जंगलात। ये एक्चुअल में पेन नहीं है, ये एक निब पेन है, बस ऐसी स्क्रीन जैसा, टच स्क्रीन कैसा वैसा है, तो इसलिए वो इसका हैंड राइटिंग है। तो थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगलात है इस प्राणहिता रिवर का जो बेसिन है। बेसिन मतलब अब ये नदी है, यहां से 2 किलोमीटर, जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर वहां तक ये नदी का जो असर रहता वो बेसिन बेसिन में आता उसको। तो उस बेसिन में घने जंगलात है। और फ्लोरा एंड फाउना, ये लफ्ज जो भी बायोलॉजी की तैयारी करते उनके लिए जानना इंतहाई जरूरी रहता, फ्लोरा और फाउना। तो फ्लोरा एंड फाउना किसको बोलते? कि फ्लोरा का मतलब एक ऐसे झाड़ जहां जो उसी जगह पे रह सकते, उसको उठा के लाके आप दूसरी जगह पे पालेंगे नहीं होते वो। तो एक फ्लोरा मतलब एक ऐसी ऐसी जगह या ऐसा मुकाम बायोडायवर्सिटी में जहां पर उस जगह का मखसूस प्लांट रहता, वो उसी जगह पे बना और वो फैलता फलता और फूलता बड़ा होता, उसकी नशोनुमा हो सकती। फाउना एनिमल्स, आप एक जगह देखेंगे, कोई एक जगह पे जाएंगे तो वहां पर कुछ खास कीड़े रहते, उन उन कीड़ों के जसामत से कुछ लुआब निकलता, कुछ गंदगी निकलती, लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी जो आप माहौलियात के तहफ्फुज के लिए वो बहुत जरूरी रहता। अगरचे कि हमारे लिए वो गंदा नजर आता, मगर उस प्लांट एंड एनिमल लाइफ के हिसाब से अल्लाह ताला की जो तख्लीक है वो एक अपने आप में एक कमाल की चीज है। वो उस जगह के लिए बहुत जरूरी रहता, उसका लुआब, उसकी गंदगी जो भी रहती, उसके जो फुजलात रहते, यहाँ तक के। जी हाँ, बिल्कुल। तो फ्लोरा एंड फाउना जो लोग बीएससी वगैरह पढ़ते उनके लिए बहुत कॉमन लफ्ज है ये। तो फ्लोरा एंड फाउना को समझना, फ्लोरा जो है प्लांट से रिलेटेड रहता है और फाउना जो है एनिमल्स से रिलेटेड रहता है, कीड़े जानवर, ये सारी चीजें। तो ये है। उसके बाद हम लोग मंजीरा रिवर के बारे में पढ़े। और दूसरा अभी जो हम पढ़े वो है प्राणहिता। ठीक है, दूसरी जो ट्रिब्यूटरी। अब तीसरी वर्धा। ये वैसे तो विदर्भा डिस्ट्रिक्ट जैसा अपने विदर्भा जो एक रीजन है, जैसा पहले आंध्र प्रदेश में रायलसीमा, आंध्रा, तेलंगाना कैसा था, तो इसी तरह आज भी महाराष्ट्र में विदर्भा एक एक रीजन है, एक इलाका है। वहां पर कई डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसा कि अमरावती है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते। वो विदर्भा, विदर्भा में ये वैसे तो ये मध्य प्रदेश, वर्धा रिवर कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलता, वहां से फिर ये महाराष्ट्र में आता, और फिर ये वहां से होते हुए कोमरम भीम आसिफाबाद में आके ज्वाइन होता। तो ये कहीं और से निकलता लेकिन आके मिलता किसमें? गोदावरी रिवर में। एक तो होता गोदावरी रिवर से निकल के ट्रिब्यूटरी बनता, और दूसरा कहीं और बन के जो है वो गोदावरी में मिलता। तो लेफ्ट साइड मिला तो लेफ्ट साइड से मिला तो लेफ्ट बैंक रिवर ट्रिब्यूटरी बोलते, राइट साइड से आके मिला तो राइट बैंक रिवर ट्रिब्यूटरी बोलते। ये बात आप अच्छी तरह याद रखिए। और ये कितने किलोमीटर तक मुहित है? 528 किलोमीटर लंबाई है ये। और ये विदर्भा रीजन जो आपका महाराष्ट्र का जो विदर्भा रीजन है, उसका उसका सबसे बड़ा, उसकी सबसे बड़ी नदी है ये वर्धा रिवर। ठीक है, इसी तरह एक पेन गंगा। तो आज हम लोग जो ट्रिब्यूटरीज पढ़ने वाले हैं वो ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं जो तेलंगाना से रिलेटेड है। महाराष्ट्र से जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का नाम बार बार क्यों आ रहा? वो वहां से निकल के तेलंगाना में आ रहा, तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ महाराष्ट्र का रहता तो हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हमसे जब वो तेलंगाना में आता ही नहीं तो वो हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पेनगंगा, पेनगंगा रिवर ओरिजिनेट्स, इसका असल कहां पर है? ये
विदर्भा रीजन में ही है, लेकिन ये आता कहाँ पर, ये यावतमाल डिस्ट्रिक्ट, ये भी विदर्भा रीजन का डिस्ट्रिक्ट है यावतमाल। और फिर उसके बाद ये पूरे विदर्भा रीजन में अलग अलग जगहों पे चलता, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी क्या है कि प्राणहिता चेवेल्ला लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, ये जो है तेलंगाना गवर्नमेंट की एक मशहूर मारूफ स्कीम है। ये तम्मिड़ी हट्टी विलेज इन कौताला मंडल ऑफ आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये एक प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट जो है इस रिवर पे, ये जो अपना पेनगंगा रिवर है, उस रिवर पे ट्रिब्यूटरी है, इस ट्रिब्यूटरी पे बनाने वाला प्रोजेक्ट है। तो बस इतना याद रखिए, पेनगंगा नदी पे जो प्रोजेक्ट बनाया गया तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, वो प्राणहिता चेवेल्ला लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन मतलब एक जगह से पानी उठाते दूसरी जगह डालते, लिफ्ट जैसा उठा के डालते, वैसा इरिगेशन है ये। ठीक है। और जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है वो भी एक तरह से लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। एक तो पानी खुद बहता, दूसरा उठा उठा के डालते। ठीक है, उसके दो फायदे रहते हैं। एक फायदा ये रहता कि ज्यादा से ज्यादा पानी को मुंतकिल करना, और दूसरा ये है कि उसको बिजली और दूसरे कामों के लिए भी, मतलब करंट वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते। उसके बाद अब दूसरा, वैन गंगा, ये जो नदी है, वैन गंगा नदी। तो वैन गंगा नदी कहाँ पर है ये, असल इसका, ये भी जो है मध्य प्रदेश से निकलता। लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है ये, कि कोमुरम भीम आसिफाबाद, ये जो प्रोजेक्ट है, ये कोमुरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, कोमुरम भीम प्रोजेक्ट। ये इसी वैन गंगा नदी पे बनाया गया, आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इतना आप याद रखिए, हर चीज डीप में याद रखना जरूरी नहीं है। इसी तरह पेद्दावागु, इट फॉल्स इनटू प्राणहिता रिवर। ये रिवर कहीं और है, लेकिन ये प्राणहिता रिवर में आता। ये कहां पर है, आसिफाबाद के पास। और ये 6000 स्क्वायर किलोमीटर के उतना बड़ा इसका रिवर बेसिन है। फिर इसी तरह कडेम रिवर है, ये भी जो है अपने आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी नदी है ये। फिर ये निर्मल डिस्ट्रिक्ट में एंटर होता, फिर उसके बाद ये आदिलाबाद और निर्मल डिस्ट्रिक्ट दोनों के बीच में जो है ये बहते रहता है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के हद तक महदूद है। ये क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। गोदावरी के जो बाएं तरफ जो ट्रिब्यूटरी बनता, वो कडेम रिवर है, बहुत मशहूर है ये तेलंगाना में। तो अब तक हम लोग कितने ट्रिब्यूटरीज पढ़े, एक बार एक मंजीरा पढ़े, जो कि फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है, लेकिन लार्जेस्ट, उस पे दो प्रोजेक्ट्स है, एक निजाम सागर प्रोजेक्ट, सिंगूर प्रोजेक्ट। दोनों का मकसद शहर हैदराबाद को पानी पहुंचाना। फिर प्राणहिता रिवर, फिर उसके बाद वर्धा रिवर, पेनगंगा रिवर, वैन गंगा रिवर, पेद्दावागु रिवर और कडेम रिवर। ठीक है। और एक दो तीन रिवर्स के नाम हैं, कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी। और एक कडेम रिवर जो है, उसमें वाटरफॉल्स है, ऊपर से पानी बहता नीचे तक कई मीटर दूर फासले के साथ, लोगों को मजा आता। ये कहां पर, कुंताला वाटरफॉल्स, बहुत बहुत मशहूर है ये कुंताला वाटरफॉल्स 147 फीट ऊंचाई के साथ, 45 मीटर की बुलंदी के साथ पानी अगर ऊपर से बह के आपके सर पे आके गिर रहा तो कितना मजा आता। तो अगर आपको उतना मजा लेना है तो कुंटाला वाटरफॉल्स, जो कि आपके आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जा सकते हैं आप। इसी तरह पोचरला है, ये भी आदिलाबाद में है। इसी तरह गायत्री है, ये भी जो है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसी तरह एक हरिद्रा रिवर है, एक छोटी सी नदी है जो संगारेड्डी और निजाम आबाद के दरमियान बहती। और ये भी त्रिवेणी संगमम है, तीन नदियों मिलने का, जो अभी बताया था मैं निजामाबाद में, वो है ये। और ये संगारेड्डी और निजामाबाद के दरमियान बहती है, और यहाँ पर एक मंदिर भी है मशहूर। इसी तरह मानेर नदी बहुत मशहूर है। ये क्या है, सिरिसिल्ला हिल्स, राजन्ना सिरिसिल्ला डिस्ट्रिक्ट, जहां से केटीआर एमएलए है, वो एरिया है वो। और ये 128 किलोमीटर लंबा है। और ये राजन्ना सिरिसिल्ला करीमनगर जयशंकर भूपालपल्ली, ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स में ये बहते रहता है। और सबसे बड़ा टाउन करीमनगर है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मानेर नदी का,
कि ये अपर मानेर मानेर डैम, डैम समझते हैं ना, पानी पानी को जो है जमा करने के लिए जो डैम बनाते वो है ये निजाम निजाम के दौर में बनाए थे, आज से 100 साल पहले। अपर डैम, अपर मानेर डैम निजाम के दौर में बनाए। अब देखिए गौर करने वाली बात, अपर मानेर डैम निजाम के दौर में बनाए, लेकिन मिड मानेर डैम अभी तक नहीं बना। देखिए अब लोग बोलते निजाम क्या करे, तो उन्होंने उस 100 साल पहले अपना काम मुकम्मल करके चले गए, लेकिन क्या बता रहे, कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, यानी इसकी तामीर चल रही है, जेरे तामीर है, अभी मुकम्मल नहीं हुई इसकी तामीर। तो मिड मानेर डैम का काम चल रहा है। अपर मानेर डैम 100 साल पहले निजाम बना दिए। एक मिनट। तो उसके बाद लोअर मानेर डैम प्रोवाइड्स, ये बन गया छोटा सा इसलिए बना दिए। तो करीमनगर में जितने पानी की जरूरतें पूरी होती वो मानेर नदी के लोअर डैम के जरिए पूरी होती। ये करीमनगर में पीने का पानी फराहम होता है, इसके साथ साथ एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जो बिजली की जरूरतों को पूरी करता, उसको भी जो है मानेर के लोअर डैम के जरिए से पानी फराहम करते। एक बात याद रखिए कि जो करंट बनता, इलेक्ट्रिसिटी बनती, ये भी पानी से बनता। थर्मल जो पावर इंडिया में जो मोर देन आई थिंक 70% जो बिजली बनती वो थर्मल से बनता। और वो थर्मल मतलब एक करंट वगैरह से करते, वो कुछ रहता, वो मतलब थर्मल जो पावर रहता वो जो है अ, एक तरह से उसका एक एक प्रोसेस है वो थर्मल। लेकिन वो जो थर्मल जो बनता वो कोयले से बनता। तो लोग बोलते कि कोयला जला जला के उसके भाप से इलेक्ट्रिसिटी बनाते, उसको थर्मल बोलते। और ये इंडिया के 60-70% बिजली इलेक्ट्रिसिटी थर्मल से बनता, कोयला जला जला के। इसका एक नुकसान ये है कि इससे पोल्यूशन होता। तो लोग बोलते हैं पोल्यूशन रोकने के लिए जरूरी है कि नेचुरल सोर्सेज, जैसा अपने पास जो सोलार बिजली है, वो माहौलियात के लिए अच्छा है, इसमें कोयला वैला जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो थर्मल में क्या है, कोयला जलाते। तो एनटीपीसी जो है वो थर्मल कोयला जलाने, तो उसके लिए भी पानी की जरूरत पड़ती। तो वो पानी की जरूरत लोअर मैनर डैम से पूरा होता। अब 2 मिनट है हमारे पास। जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी से बनता, थर्मल कोयले से बनता। तो अब क्या है, 2 मिनट है, मैं एक जूम की आईडी बना देता हूँ, खुदा के लिए प्लीज मत चले जाइए, एक लास्ट हिस्सा बाकी है। तो मैं अभी आप लोगों को वो जूम की एक नई आईडी क्रिएट कर रहा हूँ मैं। गिव मी अ मिनट। अगर कोई प्लीज ग्रुप में शेयर कर दिए तो अच्छा है, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। तो हमारे ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, ये हमारा एक 10 मिनट का जो लेसन बाकी है, उस लेसन के लिए प्लीज इस वाले लिंक में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जूम जो है बोलता 40 मिनट से ज्यादा आप क्लास नहीं ले सकते, इसलिए बार बार ये करना पड़ता। ठीक है। ये आपको ठीक है। साथ में इसको अगर आप कोई टेलीग्राम पे है तो प्लीज, अगर कोई टेलीग्राम पे मेंबर नहीं है तो मेरी गुजारिश है कि मेरा एक नंबर है, इस पे मेरे को मैसेज कर दीजिए। कई लोग नए ज्वाइन हुए, ये मेरा नंबर है। अगर कोई व्हाट्सएप के मेंबर नहीं है या टेलीग्राम के मेंबर नहीं है तो प्लीज इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो प्लीज आप इस कंटिन्यूअस जो दूसरा जो लिंक शेयर किया मैं, इसमें ज्वाइन हो जाइए। तो बाकी का हम जो 10-15 मिनट का है, 5-10 मिनट का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगर कोई मेंबर नहीं है तो प्लीज इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आई ऐड देम। ओके, प्लीज अब वो वाले मीटिंग में ज्वाइन करिए। ओके।
कम कम देर, बस यहां से लेफ्ट कर दीजिए। तो ये जो इंद्रावती रिवर है, ये रिवर हमारे लिए ये अहम नहीं है कि अगर वो तेलंगाना के अलावा कहाँ ओरिजिनेट होता, लेकिन तेलंगाना से उस ट्रिब्यूटरी का जो कनेक्शन रहता वो जानना हमारे लिए सबसे जरूरी रहता। तो इंद्रावती रिवर की अगर हम बात करें तो ये कहीं और से, जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट आप समझना चाहिए। ईस्टर्न एक एक जैसा जैसा एक निजाम है अल्लाह ताला का, कि जो बॉर्डर्स होते वो मजबूत रहते। तो आप इंडिया के मैप को देखेंगे, बिल्कुल ऐसा आता है। ऐसा मैप में एक तरफ महाराष्ट्र है, दूसरी तरफ आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नीचे तमिलनाडु है। तो ये जो हिस्सा है इसको वेस्ट ईस्ट बोलते, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का है उसको ईस्टर्न घाट बोलते। तो वो जो हिस्सा है वो एकदम बड़े बड़े घने घने जंगलात से पे मुश्तमिल है, क्योंकि उसके बाद समंदर है। उससे हिफाजत के लिए एक बीच में जो है बड़े बड़े पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। वेस्टर्न घाट में भी वैसे ही है कि एक जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में जो जो हिस्सा है समंदर को लग के, वो हिस्से पे भी अल्लाह ताला हिफाजत के लिए बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ियां और बड़े बड़े दरख्त, जंगलों को अल्लाह ताला रख दिया, ताकि वो इंसानियत पे एकदम उसका असर ना पड़े। और वो एक ज्योग्राफी के हिसाब से भी जरूरी रहता। मतलब कोई चीज डायरेक्ट आप पे नहीं आती, हर चीज में एक सिस्टम के तहत बनाया गया। तो जो ईस्ट साइड में है उसको ईस्टर्न घाट बोलते, और जो वेस्ट साइड, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला की तरफ होता है, उसको वेस्ट घाट बोलते। इंडिया की जियोग्राफी में ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता। तो ये ईस्टर्न घाट से निकलता है उड़ीसा छत्तीसगढ़ की तरफ से, लेकिन महादेवपुर में आके मिलता है। जो गोदावरी नदी महादेवपुर में मौजूद है, जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट में, वहां आके ये मिलता है। इसका टोटल लेंथ जो है 535 किलोमीटर है। और एक खास बात यह है कि जो रिवर बेसिन है, इंद्रावती रिवर बेसिन, ये सबसे ज्यादा बारिश होती इस रिवर बेसिन में। ठीक है, ये अगर नदी है समझिए, ये नदी है, तो इस नदी का असर यहाँ यहाँ समझे 100 किलोमीटर पे होता है। यहाँ 100 किलोमीटर पे इस नदी के लेफ्ट साइड में 100, राइट साइड में 100, इधर 100, इधर 100, इधर 100, इधर 100, ये सब रिवर बेसिन में आता है। ठीक है, बेसिन मतलब इस नदी का असर जहां जहां होता, जहां जहां की, यहाँ ये एरिया की जितनी फसलें रहती, ये फसलें सब जो है इस नदी की वजह से सैराब होती। ठीक है, अगर आप आपके घर के सहन के सामने मट्टी में एक एक जग में पानी लाके डाल दो, आप कहां तक फैलता हो? जग का पानी इतना रहता ना, लेकिन वो अगर आप फैला दिए तो बहुत आगे तक चले जाता है। ठीक है, बहुत आगे तक चले जाता है। तो इसी तरह, तो रिवर बेसिन बहुत बड़ा रहता, अगर रिवर तो छोटा रहता लेकिन उसका जो एरिया रहता वो बहुत बड़ा रहता। तो ये जो बेसिन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी थिक फॉरेस्ट। क्यों क्यों बारिश होती? क्योंकि यहाँ पर थिक फॉरेस्ट बहुत ज्यादा रहते। थिक फॉरेस्ट मतलब घने जंगलात रहते। इंद्रावती रिवर कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में बहता है। ठीक है, वाटरफॉल्स ऑन रिवर, चित्रकूट वाटरफॉल्स छत्तीसगढ़ में, ये बहुत ज्यादा मशहूर है। अब एक और है किन्नरसानी। किन्नरसानी ये भी एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी से निकलने वाला। ये कहां पर है? ये लंकावरम, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। मुलुगु डिस्ट्रिक्ट जानते ना आप? मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में जो लंकावरम जो तालाब है, वहां पर ये निकलता है किन्नरसानी। 96 किलोमीटर लंबा है ये। और ये कहाँ से? मुलुगु डिस्ट्रिक्ट से, वरंगल से, कोत्तागुडम से बहते हुए गोदावरी नदी में आके मिल जाता। कहाँ पर ये? भद्राचलम में। कोत्तागुडम के भद्राचलम डिस्ट्रिक्ट में जो गोदावरी नदी है, वो भी कहाँ पर है? ये वेलेरु विलेज और बुर्गमपाड़ू विलेज, ये जो दो गांव हैं, ये दो गांव में जो नदी है गोदावरी,
वहां आके ये किन्नरसानी नदी जो है मिल जाता। ठीक है, कहाँ से होते हुए, मुलुगु से असल है इसका, वरंगल, कुत्रा, भद्राद्री, सॉरी कोत्तागुडेम से होते हुए ये कहाँ पर आता है, ये भद्राचलम में आके जो है मिल जाता है। ये जो भद्राचलम बहुत बड़ा टेम्पल है हिंदुओं का, वो वहां पर जो गोदावरी नदी है वहां आके ये मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को यही पढ़ना है कि उसका असल कहाँ पर है, कहाँ कहाँ से ये बहता और कहाँ आके मिल जाता है। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है, ये दो दो नदियां हैं, छोटे छोटे हैं। और सबरी इज सीलेरू रिवर। ठीक है, तो ये क्या है, इसको कोलाब रिवर भी बोलते हैं इसको, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो इट इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी इन तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना स्टेट में जो लास्ट गोदावरी ट्रिब्यूटरी है वो ये है। और क्या है, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ शबरी इज सीलेरू रिवर। फिर इसका भी एक शबरी रिवर का भी एक ट्रिब्यूटरी है, वो भी सीलेरू रिवर है। फिर इसके अलावा ताली पेरू है। ये सब याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है, बस आपको मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि गो तो बताना यह है कि गोदावरी नदी है तो उसकी कई कई छोटी नदियां हैं, उन छोटी नदियों की भी जैली नदियां हैं। ये बात याद रखना जरूरी है। ठीक है, लास्ट ट्रिब्यूटरी, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी क्या है गोदावरी रिवर का, जरा बताइए कोई चैट में। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी, जो सबसे पहले हम पढ़े थे। 28 लोग हैं, मंजीरा। जी हाँ। माशाल्लाह जी, मंजीरा है। तो ये लास्ट जो है शबरी है। तो ये शबरी रिवर, मैं अभी बोला कि कहाँ ज्वाइन होता है ये, गोदावरी में ज्वाइन होता है ये। लेफ्ट लेफ्ट से आता, बाएं तरफ से आता है, इंदिरा सागर में। ठीक है, कहां पर, भद्राद्री कोत्तागुडम डिस्ट्रिक्ट में जो इंदिरा सागर है, जो गोदावरी नदी है ये, वहां आके ये ज्वाइन होता है। ठीक है, और इसका असर जो है तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी मौजूद है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, एक इसको एमसीक्यू समझिए कि तेलंगाना स्टेट के कितने बॉर्डर स्टेट्स हैं, मतलब वो कौन सी रियासतें हैं जो तेलंगाना के बॉर्डर में शामिल हैं, जरा बताइए। ऐसा ग्रुप वन में एक सवाल आया था, ऐसा इतना सिंपल सवाल नहीं आया था, लेकिन ये आया कि तेलंगाना के वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं जो कर्नाटक से मिलते। ठीक है, जरा बताइए बॉर्डर स्टेट्स कितने हैं तेलंगाना के। 4 हैं, नाम भी बोल दीजिए। 18 स्टेट्स अगर है तेलंगाना के बॉर्डर तो इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, 18 स्टेट्स नहीं है, 4 स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। केरला नहीं है। केरला क्यों है, केरला कहाँ है, केरला नहीं है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल। अब बार बार उड़ीसा इसलिए आ रहा क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक 20 किलोमीटर अगर आप पार कर लेंगे छत्तीसगढ़ से, तो आपको यानी तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के 20 किलोमीटर के बाद ही उड़ीसा लगता। लेकिन तेलंगाना का ज्योग्राफिकली बॉर्डर नहीं है। ठीक है, उड़ीसा बॉर्डर नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा बीच में आता। वो हिस्सा अगर कट कर दिए 20 किलोमीटर का, तो शायद उड़ीसा से भी तेलंगाना का बॉर्डर बन जाता। ठीक है जी, बिल्कुल। और तेलंगाना क्या है, लैंड लॉक स्टेट है, मतलब उसका कोई समंदर नहीं है, चारों तरफ से जमीन ही जमीन है। लैंड लॉक स्टेट मतलब चारों तरफ से जमीन ही जमीन रहती। ठीक है, तो हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन तेलंगाना अकर्स इन सबरी बेसिन। सबरी बेसिन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल रहता। यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर क्या है कि एक रेनफॉल का जिक्र करे थे,
प्लेंटी ऑफ रेनफॉल यहां पर पढ़े थे कि प्लेंटी मतलब अच्छा खासा, अच्छी खासी बारिश, ठीक है, अच्छी खासी बारिश हो जाती यहां पर सबसे ज्यादा, यानी गोदावरी बेसिन में सबसे ज्यादा अगर कहीं बारिश होती तो वो है हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल जो साल भर में होती है वो शबरी बेसिन में होती, 1 to 50 mm, 1250 शायद मिलीमीटर, ठीक है। किन्नरसानी रिजर्वायर हैज बीन बिल्ट अक्रॉस शबरी रिवर एट, इसका एक रिजर्व, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक रिजर्वायर भी बनाया गया, कहां पर ये, यानम बीलू विलेज इन पालवंचा मंडल, ठीक है। पालवंचा शायद ये खम्मम में आता है, ठीक है। तो तो पालवंचा में जो है एक रिजर्वायर है, जखीरा आब जिसको बोलते रिजर्वायर, और ये क्या करता, पानी फराहम करते केटीपीएस, अभी हम एनटीपीएस पढ़े थे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये केटीपीएस है, मतलब कोत्तागुडम थर्मल पावर स्टेशन, इसको भी पानी सप्लाई करते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर बेसिन इज किन्नरसानी एंड शबरी रिवर्स हैव बीन मर्ज, ये क्या हो गया, मिल गया, ये किन्नरसानी और शबरी जो रिवर है ये क्या हो गया, मिल गया, आंध्र प्रदेश स्टेट के जो दोबारा कुछ मंडल जो है तेलंगाना के आंध्रा में दे दिए, और ये जो आंध्र और तेलंगाना में जो मिलन है उसकी वजह से क्या है कि ये एक हो गया है, जो रिवर बेसिन है, रिवर नहीं मिला, उसका जो बेसिन है वो मर्ज हो गया। क्यों मर्ज हो गया, क्योंकि 7 मंडल जो है तेलंगाना के आंध्रा में दे दिए थे जब 2014 में तेलंगाना बना था। उसके बाद जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने ये फैसला किया था, तो उसकी वजह से तेलंगाना के कुछ इलाके आंध्रा में दे दिए, तो तेलंगाना का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कम हो गया वो, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है वो सीलेरू है, ये क्या है, शबरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। आई होप माई लेसन इज क्लियर टू यू, क्लियर है ना, कुछ सवाल है आपका, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई कैन एंड द क्लास। तो ये लेसन को भी मैं क्या करता हूँ कि इसका वीडियो बना के मैं आई विल अपलोड, और मैं इसको इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा मैं। तेलंगाना का बॉर्डर उड़ीसा से नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बोलता हूँ आप लोग जो है, जितने भी लोग हैं, तेलंगाना के मैप को जरूर खरीदिए और इंडिया के मैप को भी जरूर खरीदिए। एक 20-30 रुपए का मिलता, तो आप अपने घर में लगाइए, आपको भी एक फीलिंग आती कि मैं कुछ हूँ, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, एक अच्छी फीलिंग आती है आपको। उसका दूसरा फायदा ये होता है कि जब जब आपकी नजर पड़ती, बार बार उसको आप देखते देखते आपको मालूम हो जाता है कि तेलंगाना किधर है, उसके क्या क्या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज याद रखिए। और दूसरी बात ये है कि हम जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग जो है हमारे क्लासेस को फॉलो करिए इंशाल्लाह। अगर आपको चाहिए तो मैं, ये मेरा नंबर है, जो जो पहली बार आए हैं वो इस नंबर पे जो है मैसेज कर दीजिए, मैं उनको ऐड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को पुराने वीडियोस चाहिए तो आप पुराने वीडियोस भी देख सकते, इंशाल्लाह इसको भी एडिट करने के बाद आई विल अपलोड ऑन दिस चैनल। अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास को खत्म कर देता हूँ, ओके। 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है एग्जाम की प्रिपरेशन से भी पूछिए। और दूसरा ये है, जो मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ मैं, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में इधर चले गए उधर चले गए, मैं क्या करता हूँ अपने वीडियोस को शेयर करने के लिए कुछ ग्रुप्स में ज्वाइन करते रहता हूँ, तो देखता हूँ कि जितने मेरे पास कॉन्टैक्ट्स रहते हैं वो सारे लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। तो जो 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 एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स रहते, चाहे ग्रुप 4 हो, जेएल हो, ग्रुप 3 या ग्रुप 2 के, उनकी एक आदत होना चाहिए कि फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में सीरियस एस्पिरेंट है तो स्टैंडर्ड बुक्स खरीदिए, मार्केट से खरीदिए, स्टैंडर्ड बुक्स खरीदिए और लाके अपनी तैयारी करिए। पीडीएफ, दूसरों के पीडीएफ और
वो आपके फोकस को खराब कर देते, तो प्लीज वो काम मत करिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। कौसर, जहां आप ये पूछ रहे कि इंडिया के लैंडलॉक स्टेट्स कितने हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं है, लेकिन बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हरियाणा है, झारखंड है, अब मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, और बिहार है लैंडलॉक स्टेट। तो ये सारे लैंडलॉक हैं, बहुत सारे हैं। उसका अदद याद रखना जरूरी नहीं है। तो कोई सवाल कर रहे थे, बोलिए, कोई पूछ रहे थे। महाराष्ट्र लैंडलॉक स्टेट नहीं है। महाराष्ट्र में मुंबई है, इतना बड़ा समंदर है, लैंडलॉक कैसा हो सकता। कोई सवाल पूछ रहे थे, आई एम सॉरी, मैं कुछ बोलते बोलते कट कर दिया मैं। पूछना है। सर देखिए, जनरल स्टडीज के लिए कौन सी पब्लिकेशन या बुक बेस्ट रहती सर? जी, सबसे पहले अगर आपके उर्दू एकेडमी है, उर्दू मीडियम के, तो उसके पढ़ लीजिए आप फर्स्ट, आंख बंद करके। उर्दू एकेडमी की वेबसाइट है, कल ही कोई हमारे ग्रुप में शेयर कर रहे थे, उसमें आप चले जाइए। नहीं तो आप तेलुगु एकेडमी के पढ़िए, इंग्लिश मीडियम में आप कंफर्टेबल है। नहीं और आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से वीजीएस पब्लिकेशन बोल के है, वो भी बहुत मशहूर है, वीजीएस बोल के। और भी आप दुकान वाले से पूछिए कि भाई अच्छी पब्लिकेशन की है तो वो आप लीजिए। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ ना, परसों मार्केट में गया था मैं, इतना कचरा भरे हुआ है, लोग इतने बुक्स, मतलब उन लोगों को तो फायदा कमाना है, इतने बुक्स छाप के मार्केट में डंप कर रहे कचरे के वैसा, कि बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो बिल्कुल पढ़िए। यस पब्लिकेशन कौन सा है, यस पब्लिकेशन का नहीं मालूम, लेकिन याद रखिए कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल है तो आंख बंद करके तेलुगु एकेडमी के बुक्स लीजिए, ठीक है। तेलुगु एकेडमी के बुक्स लीजिए। नहीं तो फिर आप कई ऐसे लोग रहते हैं, जिनमें से मैं भी हूं, कि मैं इंडिपेंडेंट सोर्स, अपना सिलेबस डाउनलोड करिए, घर में चिपका दीजिए दीवार पे, वो सिलेबस देखिए, नेट पे ढूंढिए, वीडियोस देखिए, और सिलेबस टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए। सबसे आसान है। इसमें दो फायदे हैं वीडियो देखने में, मतलब इसमें एक दूसरा नुकसान ये भी रहता है कि हमारे पास हर चीज देख लेते रहते, तो वैसा भी नहीं देखना। जो भरोसेमंद चैनल्स है वो देखना, ठीक है। यहाँ पर कई लेडीज हैं, बिल्कुल। एससीईआरटी के बुक्स, टेक्स्ट बुक्स मिलते हैं आपको, वो भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कई ऐसे लोग हैं, एग्जाम को पास करने के लिए 80-85 मार्क्स लाए तो एक तरह से क्वालिफाई हो जाते हैं आप। अगर आप ओपन कैटेगरी के, तो रिजर्वेशन में तो और कम में हो जाते। 30 मार्क्स जो है करंट अफेयर्स से आते, 30 मार्क्स करंट अफेयर्स से आते। अगर आप 6 महीने के करंट अफेयर्स, मतलब जून जुलाई को भी पकड़े, तो नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स से अगर आप पढ़ेंगे जून तक, एक महीना पहले तक एग्जाम से, तो क्योंकि एक महीने एग्जैक्ट करंट अफेयर्स तो नहीं पूछता ना, एक महीने पहले तक के पूछता हूँ, तो 6-7 महीने का करंट अफेयर्स पढ़े तो 30 मार्क्स आ सकते हैं। तेलंगाना की हिस्ट्री मजबूत है तो 10, ज्योग्राफी मजबूत है तो 10, तेलंगाना के कल्चर से 5, 55 यहीं से आ गए। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, कॉम्प्रहेंशन अच्छा है, तो वो भी 20-25 लाख है, आराम से आप क्वालिफाई ग्रुप 2 का भी कर सकते, 3 का भी कर सकते, 4 का भी कर सकते। 4 घंटे पढ़िए रोजाना, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा। शुरू शुरू में 4 घंटे की तैयारी करिए, ठीक है। मैं हैदराबाद से हूँ मैं। ओके, चलिए ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, हर कचरा मत खरीदिए, और सिलेबस को देखिए, सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। और प्लीज, कई 700 लोग हो गए हमारे ग्रुप में, तो प्लीज आप को अच्छा लगा क्लास में तो जरूर हमारा फीडबैक जरूर दे दीजिए। क्लास में अच्छा लगा तो बोलिए, अगर कुछ इम्प्रूव कर सकते तो वो भी बोलिए, ताकि मैं आइंदा उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन प्लीज ग्रुप में जरूर मैसेज करिए, ताकि दूसरों के लिए क्लास को ज्वाइन करने में हौसला अफजाई हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और कुछ लोग पूछे कि सर पुराने वीडियोस कहाँ पर मिलते, तो मैं, ये मेरा लिंक है, ये चैनल है, मैं अभी भेज दिया मैं। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज, अभी मैं एक चैनल भेजा मैं, इस पे आप जा सकते, तो मैं इस पे आपको अपडेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और कोई नए हैं तो प्लीज, ये मेरा नंबर है 5065।
इस पे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर आपने फीडबैक पहुंचा दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ठीक है, थोड़ा सा ग्रुप में भी पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू सर मैम। थैंक यू सर। हॉस्टल वेलफेयर का मैं वाकिफ नहीं हूँ, हॉस्टल वेलफेयर का, लेकिन याद रखिए कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे, फर्स्ट आप देखिए सिलेबस, सिलेबस को आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के वैसा आपका दस्तूर रहना, आपकी तैयारी का बेस क्या है, आपका सिलेबस है। तो आपके सिलेबस में जो है, अगर क्या पूछे कि एनसीईआरटी में वो आपके सिलेबस का एनसीईआरटी में है तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए तैयारी। लेकिन मैं हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर का मैं एस्पिरेंट नहीं हूं, मैं तो उसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तेलंगाना का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा तो तेलंगाना के बुक्स पढ़िए। तेलंगाना में जो तेलुगु एकेडमी के बुक्स हैं, तेलंगाना के कल्चर से रिलेटेड, तेलंगाना नॉलेज क्या, तेलंगाना मतलब क्या, तेलंगाना हिस्ट्री पूछ रहा, तेलंगाना कल्चर पूछ रहा, तेलंगाना हिस्ट्री पूछ रहा, तेलंगाना मूवमेंट पूछ रहा, तेलंगाना इकोनॉमी पूछ रहा, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको कौन सा पढ़ना है वो आप फैसला करिए, ठीक है। ओके, तो सेम ग्रुप 4 सिलेबस है तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर ग्रुप 4 के ऐसा सेम सिलेबस है तो बिल्कुल आप तैयारी करिए, ठीक है। एनसीईआरटी में जो है तेलंगाना का इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलता, आपको बुक्स खरीदना पड़ता बाहर से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन जज़ाकल्लाह सर। आमीन। जज़ाकल्लाह सर।